गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बीए थर्ड ईयर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा किया था उसमें मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की चर्चा किया था। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पेपर, स्पेशली सेकेंड पेपर सेक्शन ए की बात करेंगे, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड इको सोशियो लाइफ इन मेडिवल इंडिया के रूप में जानते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः फ्राम 1206 AD टू 1740 AD तक के सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासकीय संरचना के बारे में, महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, आते हैं इसमें। जो फर्स्ट यूनिट हो सकता है, इसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वह आपका है, एक तो आता है आपका कि अफगानों की राजत्व व्यवस्था, अफगानों की राजत्व व्यवस्था या सिद्धांत, जिसे आप कहते हैं थियरी ऑफ किंगशिप ऑफ अफगान्स। ठीक है, अफगान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो अफगानों ने राज्य किया, खासकर लोधी वंश ने, वही आता है आपका राजस्व सिद्धांत। बताइए, इसमें आप लोग मुख्यतः अक्सर कभी कभी बहलोल लोधी को अलग से पूछ लेता है और फिर कहता है कि बहलोल लोधी के बाद इसमें क्या चेंजेस उसके सक्सेसर उत्तराधिकारियों ने किया है। तो बहलोल लोधी का जो समतावादी, जो सरदारों की समानतावादी पद्धति पे, भाई बिरादरी पद्धति पे जो आधारित था, जिसे वन अमंग द इक्वल्स का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, उसमें आगे चलकर इस सरदारों की समतावादी पद्धति पे जो सिकंदर लोधी के समय तक आते आते जो तुर्की निरंकुशतावाद की अवधारणा फिर से स्थापित किया गया, वो बताना है कैसे परिवर्तन हुआ, क्या क्या योगदान था। तो इसमें बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी को मुख्यतः आपको पढ़ना है। यही दो है, तो चाहे आपको बहलोल लोधी के साथ उत्तराधिकारी के समय का परिवर्तन पूछे, अदरवाइज आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अफगानों की राजत्व व्यवस्था या सिद्धांत, तभी आपको वही से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें महत्वपूर्ण सकता है, वह है आपका कि वह है सल्तनत को की सुदृढ़ीकरण के लिए, सॉलिडेशन के लिए या उसकी पुनर्स्थापना के लिए बलबन के कार्यों का मूल्यांकन, कि सल्तनत की पुनर्स्थापना के लिए बलबन ने क्या कार्य किए हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सल्तनत की पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन ऑफ सल्तनत व्हाट वाज डन बाय बलबन। और जैसे बलबन कभी कभी आता है, बलबन के कार्यों का एकमात्र निचोड़ जो है AB पांडे करते हैं, सॉलिडेशन सुदृढ़ीकरण है। तो बलबन ने उस सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में क्या किया, तो उसकी पुनर्स्थापना सल्तनत की पुनर्स्थापना में बलबन के कार्यों का मूल्यांकन, या इसे कह सकते हैं कि बलबन की भूमिका। तो इसी में आपको बलबन की नीतियाँ, बलबन का राजत्व सिद्धांत अलग से पूछ ले तभी है, इसी में आपको लिखना है। इसी में बलबन के सैन्य सुधार, दीवाने अर्ज की स्थापना आदि, विद्रोहों को दबाने की पद्धति आदि इसमें सब लिखना है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस यूनिट से हो सकता है, वह है आपका डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल प्रशासन के प्रमुख तत्व, मुगल प्रशासन के प्रमुख तत्व या के प्रमुख विशेषताएं, मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, इसमें आपका क्या क्या लिखना है। चाहे आपको केंद्रीय प्रशासन पूछ ले, चाहे प्रांतीय पूछ ले, तो इसमें आपको लिखना है केंद्र, प्रांत, राजस्व व्यवस्था, राजस्व और इसमें सैन्य व न्यायिक व्यवस्था। थोड़ा थोड़ा इसको आप कोट कर दीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 की चर्चा करेंगे। इसमें है इकोनॉमिक पॉलिसी आप अलाउद्दीन खिलजी कई बार पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति। अब चाहे आर्थिक सुधार आ जाए, चाहे जो है सब इसी में है,
अब आर्थिक नीति की आप बाजार व्यवस्था को भी कोड कर दीजिए। इन्होंने किस तरह से खालसा भूमि का विस्तार किया वो बता दीजिए। कैसे उन्होंने जो मुक्त की ज़मीनें थी उसको छीन लिया। इनाम, वक्फ, इजारत, ये सब जब ज़मीनें थी उनकी क्या कंडीशन किया इन्होंने, तो ये सब आप बता सकते हैं। हाँ, राशनिंग सिस्टम आदि, इन सब पे भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। अगला टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो दूसरा है मुगल राजस्व व्यवस्था। कभी कभी पूछता है कि आईने दहसाला के विशेष संदर्भ में। जब राजस्व व्यवस्था आए तो आप पूरा पूरा याद ही कर लीजिए, जिसमें आपके आइन ए दहसाला भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आइन ए दहसाला भी आ जाएगा। दूसरा इसमें आपका जब्ती प्रथा भी आ जाएगा। हाँ, इसके बाद आपका जो इनके उपज की पद्धति है, उपज की पद्धति आ दिया जाएगा। जो इन्होंने ज़मीनों का बंटवारा किया उपज के आधार पे, पोलज, परती, चाचर, बंजर, वो भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद आपका चाहे इनका मावली व्यवस्था हो, कनकूत पद्धति हो, जब्ती प्रथा हो, सब इसी में समाहित हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा पूरा एक याद कर लीजिए राजस्व व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी एंड डिस्कस ही वॉज द प्रिकर्सर ऑफ अकबर। तो इसे कह सकते हैं शेरशाह सूरी की भूराजस्व व्यवस्था और इसी में याद कर लीजिएगा अकबर के अग्रगामी के रूप में, कि अकबर ने कौन कौन से तत्व शेरशाह सूरी से लिए और उनको उन्होंने संशोधित या परिवर्तित करके या उसी रूप में अपने यहाँ लागू किया। वो इसीलिए अकबर के एक प्रिकर्सर के रूप में, फोर रनर के रूप में शेरशाह सूरी का महत्व है। एक क्वेश्चन हो गया आपका, 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। यूनिट 3 की बात करेंगे तो सबसे मेन क्वेश्चन आपका है मनसबदारी व्यवस्था। कभी कभी आता है मनसबदारी व्यवस्था बताइए, उसके गुण दोष के बारे में लिख कीजिए। सीधे एक याद कर लीजिए, थ्रो लाइट ऑन द मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल पीरियड, या सीधे याद कर लीजिएगा राइट एंड एसे ऑन द मनसबदारी सिस्टम। तो सीधे मनसबदारी व्यवस्था पर निबंध याद कर लीजिए, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हाँ, मध्य एशिया से ली गई, कहाँ से उत्पत्ति इसकी याद कर लीजिएगा। उसके बाद याद कर लीजिएगा इसमें इसकी विशेषता क्या थी, क्या है यह विशेषता, इसका उद्देश्य क्या है, सब हम आपको आगे कोडिंग करा देंगे। हाँ, फिर अकबर से चलता है तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन क्या है, इसकी गुण दोष क्या है, मतलब आपका हो गया गुण दोष या सीमाएं। जैसे जहांगीर ने इसमें दुअस्पा सिगस्पा की शुरुआत किया, शाहजहां ने इसमें सिमाही और सिसमाही पद्धति की शुरुआत किया, औरंगजेब के समय आते आते इसमें मशरूत पद्धति की शुरुआत हुई। फिर इसमें खुराके फिलान क्या है, इरमास क्या है, हाँ, रवासा क्या है, चौथाई कुल क्या है, ये सब आपको इसमें नोट करना है। सब एकदम सिंपल सा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगले चर्चा करेंगे। अगला है आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सल्तनत पीरियड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन के विशेष संदर्भ में या उसका योगदान अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्या बलबन ने दिया, किसने केंद्र में सेना रखा, किसने सैन्य व्यवस्था में कौन कौन नए परिवर्तन किए, ये भी आप पूरा एक सैन्य ढांचा ही पढ़ लीजिए। उसमें चाहे बलबन के सुधार हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी की, सब एक साथ आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन इसमें पढ़ लीजिए आप, वो है एनालाइज द मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी। तो आपका हो जाएगा शेरशाह सूरी के सैन्य सुधार, शेरशाह सूरी के सैन्य सुधार याद कर लीजिए।
ठीक, यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में है आपका पहला क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग मुगल रूल एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब आपका हो जाएगा कि मुगलों के समय नगरीकरण तथा इसके उत्तरदायी तत्व मतलब क्यों, किस प्रकार नगरीकरण हुआ, नगर कैसे बने, बाजार व्यवस्था कैसे हुई, व्यापार वाणिज्य कैसा था, कहाँ कहाँ से होता था, बंदरगाह नगर कौन कौन से थे, कैसे एक बड़े नगर के रूप में सर्कुलर प्रोडक्शन आया, सिंचाई की सुविधा आदि के कारण किन किन प्रयासों से एक बड़े क्षेत्र में मुगल काल में एक बड़ी संरचना के रूप में नगरों के अस्तित्व देखते हैं। उत्तरदायी तत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपका हो सकता है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत कालीन नगरीकरण की प्रमुख विशेषता, तो दोनों याद कर लीजिए। सल्तनत कालीन नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। सल्तनत काल में कौन कौन से नगर थे, कहाँ पे क्या क्या होता था, हाँ वो नगर कैसे बने, कैसे बाजार के रूप में बदले, ठीक है, तो वो सब इसमें आपको बताना है। अगला आपका है ओवरसीज ट्रेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल काल का वैदेशिक व्यापार, क्या कर सकते हैं, विदेशी व्यापार। मुगलों का या मुगल कालीन कर लीजिए, मुगल कालीन विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड राइट नोट ऑन द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल इंडिया। तो मुगलों के समय में विदेशी व्यापार कैसे था, कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, कौन कौन से बंदरगाह थे, कौन कौन से प्रमुख नगर थे, बंगाल की स्थिति क्या थी, अरब सागर की स्थिति क्या थी, बंगाल की खाड़ी में कैसे होते थे, हिंद महासागर से कैसे होते थे, फारस की खाड़ी में कहाँ होता था, लाल सागर अदन की खाड़ी से कैसे इनका व्यापार होता था, किन किन देशों से होता था, और किसके बारे में कौन सा स्रोत मिलता है, ये सब बताना है। अगला लास्ट यूनिट की चर्चा करेंगे। लास्ट यूनिट में जो आपका इसका महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन हो सकता है वह है कि सल्तनत कालीन भारत में अमीर और उमरा वर्ग की संरचना और उनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो अमीर और उमरा वर्ग है, उच्च वर्ग है, उनका शासन प्रशासन में क्या भागीदारी थी, उनके अधिकार कैसे थे, कर्तव्य क्या थे, उनके पूरा जीवन शैली भी लिखना है। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, सल्तनत कालीन ईसामी ने इस पर बहुत सारे काम किए अपने ग्रंथ में। सल्तनत कालीन अमीर और उमरा वर्ग समझिए सेम ही है, और उमरा वर्ग उच्च वर्ग जो एरिस्टोक्रेसी है। सल्तनत कालीन अमीर और उमरा वर्ग की संरचना, इनके कंस्ट्रक्शन, संरचना तथा इनकी भूमिका, शासन प्रशासन इनका क्या था, भूमिका पर एक निबंध का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे, वह है आपका पोजीशन ऑफ विमेन इन मिडिवल इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा है। मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की दशा या भूमिका। पोजीशन ऑफ विमेन, मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की दशा, पोजीशन ऑफ विमेन इन मिडिवल इंडिया की दशा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। और अंतिम क्वेश्चन आगे का पढ़ सकते हैं आपका कि मध्यकालीन भारत में उलेमा वर्ग और उनकी सामाजिक राजनीतिक भूमिका। तो सीधे उनका भी पूरा पढ़ लीजिए। उलेमा वर्ग, मध्यकालीन उलेमा वर्ग, अभी मध्यकाल में है तो आपका दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक भी आप इसमें बता सकते हैं। मध्यकालीन उलेमा वर्ग पर निबंध लिखिए। अब उलेमा वर्ग आ जाएगा तो उनकी भूमिका क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शासन प्रशासन उनकी भागीदारी क्या थी, ये जितने हैं आपके सब जो हैं इसी में टोटली आपके समाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी तक कितने प्रोबेबल और पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। आगे चल के हम लोग फिर चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इस पर आपको कोडिंग करके इस पर क्वेश्चन से बता देंगे कि इनमें से आपको क्या क्या लिखना है, फ्रेमिंग भी करा देंगे आगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।